आज का लेक्चर रहने वाला है सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 में हुए पीवाईक्यूज के बारे में, जिसमें हम बायोलॉजी वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें भी बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक्स के हम एक डिटेल में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू लेसन बायोलॉजी। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोला है। तो इसका क्या दिया है, S1 क्या दिया है, रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, और S2 क्या दिया है, रेयॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। तो इसको जानने से पहले हमको एक चीज पढ़नी पड़ेगी फाइबर्स के बारे में। ठीक है, हमको अगर पढ़ना है फाइबर्स का, तो फाइबर्स के बारे में हमारे 6th के एनसीईआरटी में दिए हैं। तो फिर फाइबर्स जो हमारे होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स क्या है, जो हमारे एनिमल्स या प्लांट्स या ऐसे नेचुरल अकर करने वाली चीजों से ऑब्टेन किए जाते हैं, वो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर्स के, तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, मैन मेड फाइबर्स होते हैं जिनको हमने बनाया होता है खुद से। तो सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग इन एनवायरमेंट। तो अगर नेचुरल फाइबर्स की बात करें, तो नेचुरल फाइबर्स हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। अगेन, ये प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं और ये एनिमल बेस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये नेचुरल फाइबर्स की हम बात करें, तो ये अगर हमारे प्लांट बेस्ड होते हैं, ठीक है, ये हमारे कैसे हो सकते हैं, या फिर ये प्लांट बेस्ड हो सकते हैं, प्लांट बेस्ड हो सकते हैं। प्लांट्स के बॉडी पार्ट से ऑब्टेन किया जाए, जैसे कि हम सीड से, फ्रूट से, स्टेम से या फिर उसके लीव से अगर ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो हमारे प्लांट बेस्ड हो गए। और अगर दूसरा टाइप क्या है, एनिमल बेस्ड। ठीक है, अगर हम उसको एनिमल पार्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा एनिमल बेस्ड। अगर हम प्लांट बेस्ड नेचुरल फाइबर्स की बात करें, तो प्लांट बेस्ड नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे कॉटन हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया। ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये हमारे क्या है, प्लांट बेस्ड नेचुरल फाइबर्स हैं। जो कॉटन होता है वो कॉटन प्लांट के सीड से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये सीड से ऑब्टेन किया जाता है। वहीं अगर जूट की बात करें, तो ये स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है, जूट प्लांट के। ठीक है, अगर एनिमल फाइबर्स की बात करें, तो एनिमल फाइबर्स में हमारे वूल और सिल्क आ जाता है। ठीक है, वूल आ जाता है, ऊन। ठीक है, पहला ये है। दूसरा अगर बात करें, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्क है। आपको पता है कि सिल्क का हम कल्चर जो करते हैं उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, सिल्क फॉर्मेशन करने के लिए हम एक एक क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है, उसको हम पालते हैं, जो कि मलबेरी के प्लांट पे होता है। ठीक है, मलबेरी के प्लांट पे जिसको हम सहतूत बोलते हैं, सहतूत के प्लांट पे एक सिल्क वॉर्म होता है, जिसको सिल्क वॉर्म को हम बॉम्बिक्स मोरी बोलते हैं। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, बॉम्बिक्स मोरी, जो एक सिल्क वॉर्म होता है। इसको हम वहां पे उसके लीव्स पे रहती है और उसका हम कल्चर करते हैं। तो कल्चर के प्रोसेस को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर कल्चर ऑफ बॉम्बिक्स मोरी या फिर सिल्क वॉर्म। इसको सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं, अगर सिल्क के प्रोडक्शन में, तो सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो सिल्क कैसे होता है, बॉम्बिक्स मोरी से ऑब्टेन किया जाता है। और इसके कल्चर को हम क्या बोलते हैं, बॉम्बिक्स मोरी को हम कल्चर को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। कौन से प्लांट पे ये बॉम्बिक्स मोरी रहता है, तो ये शहतूत के प्लांट पे, उसको हम मलबेरी बोलते हैं। मलबेरी के प्लांट पे ये रहता है। ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी, और इसको हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो एनिमल फाइबर्स में हमारा पहला हो गया सिल्क वॉर्म, और वूल हो गया। वूल तो शीप से हो गया, गोट से हो गया, कैमल से, इन सब चीजों से हम वूल को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हुई फाइबर्स के बारे में, ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हो गए। सिंथेटिक फाइबर्स में नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सारी चीजें हमारी सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं। अगर वहीं बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमारे पूछा है रेयॉन कौन सा होता है। ठीक है, तो रेयॉन हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है, जो कि ऑब्टेन किया जाता है प्लांट और एनिमल फाइबर से, जिसको हम नेचुरल फाइबर्स का यूज करते हैं और खुद से बनाते हैं। ठीक है, वो सेमी सिंथेटिक इसलिए होता है कि अगर रेयॉन की बात करें, तो रेयॉन में क्या होता है, ये तो नेचुरल फाइबर से ऑब्टेन हुआ जाता है, जिसके इसके सोर्स जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, लेकिन उसको हम खुद से बनाते हैं। तो इसलिए रेयॉन क्या होता है, ये सेमी सिंथेटिक होता है। ठीक है, सेमी सिंथेटिक होता है। तो ये हमारी चीजें हो गई। सेमी सिंथेटिक इसलिए क्योंकि जो इसका सोर्स होता है वो किससे होता है, नेचुरल फाइबर से, प्लांट या एनिमल बेस्ड होता है। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन क्या था, रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर? नहीं, ये सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। रेयॉन इज मेड विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल? नहीं, इसमें रॉ मटेरियल का यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, S1 एंड S2 बोथ आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? अब हम बैक्टीरियल प्लांट डिजीजेस के, कुछ बैक्टीरियल प्लांट डिजीजेस की बात करें तो कौन कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस हम बात कर लेंगे। अगर बैक्टीरियल डिजीज की बात करें, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर प्लांट से क्वेश्चन आया तो एनिमल से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप एनिमल्स वालों को भी पढ़ लीजिएगा, या फिर अगर चाहते हैं आप वो भी डिस्कस करो तो मैं वो भी डिस्कस कर दूंगी आने वाले लेक्चर्स में। अगर बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो बैक्टीरियल ब्लाइट एक डिजीज होती है। डिजीज का नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज होती है, इसको कॉज करने वाला होता है ज़ैंथोमोनास। हम कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी है तो आप कर लो उसको। फिर उसके अलावा हमारा है बैक्टीरियल विल्ट। ठीक है, बैक्टीरियल विल्ट डिजीज, इसको कौन कॉज करता है? इसको कॉज करता है रैलस्टोनिया। ठीक है, रैलस्टोनिया की स्पीशीज कॉज करती हैं, और इसको ज़ैंथोमोनास। थर्ड अगर बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो क्राउन गॉल डिजीज होता है, क्राउन गॉल डिजीज। ये कौन कॉज करता है? इसको कॉज करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन सबका नाम याद रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तो ये हमारे हो गए कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, उसके अलावा एक और बैक्टीरियल डिजीज है सिट्रस कैंकर, जिसको हम ज़ैंथोमोनास कॉज करता है। ठीक है, सिट्रस कैंकर डिजीज ये कॉज करता है ज़ैंथोमोनास। तो ये हमारी बैक्टीरियल डिजीजेस हो गई। वहीं पे अगर बात करें रस्ट ऑफ व्हीट, तो ये हमारी फंगल डिजीज है। ठीक है, फंगल डिजीज है। अब फंगल डिजीज की कुछ बात करें, कुछ अगर फंगल डिजीज को भी हम पढ़ें, ठीक है, फंगल डिजीज, तो फंगल डिजीज में हमारा तो पहला हो गया भाई रस्ट ऑफ प्लांट। उसके अलावा होता है कि रस्ट डिजीज कौन कॉज करता है? तो रस्ट डिजीज कॉज करने के लिए होता है पक्सीनिया स्पीशीज, पक्सीनिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये फंजाई है। उसके अलावा हमारे होते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और टोमेटो। लेट ब्लाइट ये किस में हो सकता है? टोमेटो एंड पोटैटो सोलेनेसी के मेंबर में। ठीक है, इसको कौन कॉज करता है? इसको कॉजिंग एजेंट जो होता है वो होता है हमारा फाइटोफथोरा। फाइटो फाइटोफथोरा ये होता है हमारा लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो या पोटैटो कॉज करता है। उसके अलावा हमारे स्मट डिजीजेस भी होती हैं। ठीक है, और विल्ड डिजीजेस भी होती हैं जो फंगल डिजीज होती है, जिनमें फ्यूजेरियम कॉज करता है। फिर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज हो गई, ये फंगल डिजीज हो गई। उसके अलावा हमारे ये ऑप्शन में दिया है येलो मोजैक। येलो मोजैक और भिंडी, भिंडी को हम ओकरा बोलते हैं। ठीक है, ओकरा ये कौन है? ये हमारी वायरल डिजीज है। कुछ और वायरल डिजीज की बात करें तो वायरल डिजीज में हमारा हो जाएगा, अगर वायरल डिजीज की बात करें तो वायरल डिजीज में क्या क्या हो जाएंगे हमारे, TMV हो गया, टोबैको मोजैक वायरस, जो टोबैको के प्लांट पे होता है। उसके अलावा हमारा हो गया बंची टॉप ऑफ बनाना हो गया, लीफ कर्ल डिजीज। तो ये हमारी वायरल डिजीजेस हो गई। तो हमारा ऑप्शन क्या है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है ना? तो बैक्टीरियल डिजीज आपको पता चल गया होगा, सिट्रस कैंकर ये सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली बी ऑप्शन। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट ये फंगल डिजीज है, और येलो मोजैक ये हमारी वायरल डिजीज है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेट ऑफ करेक्टली मैचेस द प्लांट इन द कॉलम ए विद द मोड ऑफ asexual reproduction with which they exhibit। ठीक है, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो होते हैं। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें दो पार्टनर्स की जरूरत होती है, इसमें मेल एंड
फीमेल दो चाहिए होता है, ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनका जो प्रोजेनी बनता है, जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, जो बच्चे बनते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल होता है किसके, पेरेंट्स से, ठीक है, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल होता है इनके पेरेंट्स से। उसके अलावा अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो ये सिंगल पेरेंट होता है और इसमें कोई गैमीट नहीं बनता, ठीक है, इसमें गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, गैमीट रिक्वायर्ड होता है। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें टाइप्स की, तो ये डिफरेंट 5-6 टाइप्स के होते हैं। बडिंग होता है, ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके बाद हमारा होता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसके अलावा हमारे पास होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, उसके अलावा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सारी चीजें होती है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में मान लीजिए ये हमने एक हाइड्रा का ऑर्गेनिज्म, एक हाइड्रा है, इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे बड निकलता है, फिर थोड़े टाइम के बाद ये बड थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा, मान लीजिए थोड़े दिन बाद ये बड थोड़ा सा ग्रो किया, फिर ये बड एकदम बड़ा सा एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाएगा हाइड्रा की तरह, ठीक है, और ये यहाँ से डिटैच हो जाता है। तो ये बडिंग हो गई। बडिंग किस में होती है, ये होती है हमारे हाइड्रा में, ठीक है, ये बडिंग वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, सेकेंड क्या है, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी का कोई भी फ्रेगमेंट टूट जाता है और वो एक नए बॉडी का, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो वो किस में होता है, वो होता है हमारे ईस्ट में, ठीक है। तो अगर फर्स्ट बडिंग की देखें तो बडिंग किस में होता है हमारा, ये होता है हमारा हाइड्रा में। हाइड्रा नहीं दिया है ऑप्शन में, ठीक है, और चीजें हम देख लेंगे। ईस्ट दिया है। देन उसके बाद अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, ये ईस्ट में होता है। ये तो फर्स्ट बी का थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है, बी का थर्ड ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ये, ठीक है, ये और ये। उसके अलावा फर्न की बात करें तो फर्न में क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन, हाँ इसमें पॉलिनेशन होता है। अगर रोज की बात करें तो रोज में हमारे होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रोज के ऐसे प्लांट लेते हैं, उसको हम कट कर देते हैं और वो वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर जाता है। तो रोज का क्या होगा, ए का क्या होगा, फिफ्थ ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि रोज का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर स्पायरोगायरा की बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन होता है। देन फॉर्न्स में होता है हमारे, ए का फिफ्थ ऑप्शन हो गया, बी का थर्ड हो गया, देन उसके बाद सी का सेकंड हो गया। फॉर्न्स में हमारे स्पोर फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद सी का स्पायरोगायरा में होता है बडिंग, ठीक है, स्पायरोगायरा और हाइड्रा इन सब में हमारे होता है बडिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं, अच्छा पढ़ लीजिए फिर मैं बताती हूँ। ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन द प्लेन वाटर, क्या है कि हमने एक ग्लास लिया और उसमें हमने क्या किया, ड्राई रेजिन डाल दिया, ठीक है, इसमें हमने किशमिश डाल दिया। अब क्या होता है, फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा ये स्वेल अप हो जाते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये दिया हुआ है असर्शन। अब इसका रीजन क्या है, प्लांट्स हैव सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये भी बात सही है, दोनों बात सही है। अब इसको जानने से पहले हम एक टर्म पढ़ लेते हैं, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस पढ़ लेते हैं। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हम ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ वाटर, कहाँ से, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम रहेगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन जहाँ पे ज्यादा रहेगा। लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर, ठीक है,
हायर। अब इसके लिए एक मस्ट है, एक नेसेसरी चीज क्या है कि इसको चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है ऑस्मोसिस के लिए। अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस कब होता है, मान लीजिए हमने सॉल्यूशन लिया। अब सॉल्यूशन को हमने देखा ये 3 टाइप का हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन हमारा 3 टाइप का हो सकता है, या तो ये आइसोटोनिक हो सकता है, या तो ये हाइपरटोनिक हो सकता है, उसके अलावा या तो ये हाइपोटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक, ठीक है। अगर ये बात करें एक एक करके इन सब के बारे में, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हमने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये हमारा रेड वाला हो गया, ये रेड वाला हो गया हमारा सॉल्यूट, और इतना ही जितना ये है उतना ही हमारे पास हो गया सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस जो सॉल्वेंट है, इन दोनों का अमाउंट इसमें सेम रहता है, ठीक है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है किसमें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी चीज को रखेंगे ना यहाँ पे अगर, तो इसमें ना तो पानी का अंदर जाएगा ना तो पानी यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है, तो ये तो हो गया आइसोटोनिक। वहीं अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, ये सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हम इसको ब्लैक वाले को सॉल्वेंट मान रहे हैं तो इसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो अगर ऐसे में हम यहाँ पे ड्राइड रेजिन रखते हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर रखते हैं, और इसमें क्या है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम होगा, तो यहाँ पे कैसा होगा, इसमें से पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करता है, मूव कौन करता है, वो वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, ऐसा करेगा तो ये सेल जो ये जो प्लांट रहेगा या फिर कोई भी सेल रहेगी वो कैसी हो जाएगी, पहले ऐसी थी तो ये ऐसे ऐसे श्रिंक हो जाएगी क्योंकि इसमें से पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होता है, और इसमें सॉल्वेंट मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पानी जो है वो बहुत ज्यादा है बाहर, ठीक है। अब पानी ज्यादा है बाहर, तो हमने अगर ऐसा देखा अंदर इसके अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, तो कहाँ पे पानी का मूवमेंट होगा, अंदर होगा, ठीक है, बाहर हो अंदर होगा इसमें। तो ये क्या होगा, सेल मान लीजिए अगर ऐसा है सेल, तो ये सेल स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम रेजिन को रख रहे हैं प्लेन वाटर में, देखिए रेजिन है इसको हमने प्लेन वाटर में रखा, ठीक है, प्लेन वाटर में रखा, तो बाहर तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, अंदर कितना है, अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें पानी क्या होगा, अंदर जाएगा, तो अंदर जाने की वजह से ये स्वेलअप हो जाता है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमारा क्या है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल्स इन विच ऑल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं, या तो ये एक्सटर्नल हो सकता है या तो ये इंटरनल हो सकता है। अगर आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, अगर बॉडी से बाहर हो रहा है तो वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वहीं अगर बाहर नहीं हो रहा है, अगर बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो कॉमनली ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, क्योंकि क्या होता है जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पानी में अपना स्पर्म और एग को रिलीज कर देते हैं, और ये यहाँ पे फर्टिलाइज करके ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेनली एक्वाटिक प्लांट्स में एक्वाटिक एनिमल्स में होता है। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो फिश में होता है, ठीक है। फिश के अलावा फिश का कुछ एग्जाम्पल सैल्मन फिश होता है, सैल्मन फिश। उसके अलावा एम्फीबियंस में होता है, एम्फीबियंस कौन से हैं, जो पानी और बाहर दोनों जगह टेरेस्ट्रियल दोनों जगह रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है। उसके अलावा हमारे ये होता है इनवर्टिब्रेट्स में,
अब इन्वर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश। स्टारफिश ये हो गया हमारा एक्सटर्नल। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनली जो होता है वो टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स में होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो ये होते हैं मैमल्स में, ठीक है। जितने हमारे मैमल्स होते हैं, बर्ड्स जितनी होती है, ठीक है, बर्ड्स जितनी होती है। उसके अलावा हमारे बटरफ्लाइज में, बटरफ्लाइज में, उसके अलावा हमारे इंसेक्ट्स में, ठीक है, इंसेक्ट्स। ये हमारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज हो गई हमारा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल इन विच ऑफ ऑल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पूछा है, ठीक है। तो हेंस, ठीक है, हेंस में तो इंटरनल होता है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए बर्ड्स में हेन आता है तो वो नहीं होगा। लिजर्ड्स, ठीक है, लिजर्ड्स हमारे लिजर्ड्स हमारे नहीं होंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन लिजर्ड, बटरफ्लाई एंड फ्रॉग। फ्रॉग में तो होगा लेकिन बटरफ्लाई में नहीं होगा, ठीक है, बटरफ्लाई में इंटरनल होगा, ठीक है। फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग हो गया हमारा, स्टार फिश हो गया, ठीक है, उसके अलावा फिश। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ठीक है। अब एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट में जो जो गैसेज होती हैं, ठीक है, कुछ कुछ गैसेज होती है जो वाटर से रिएक्ट करके वो एसिड बन जाती है और वो एज अ रेन बरसती हैं, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। कौन कौन सी हमारी गैसेज हैं, ठीक है, गैसेज की बात करें तो गैसेज में हमारे जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, NO2 जितना होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और SO2, ये सारे क्या करते हैं, ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज होते हैं। अब NO2 क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करके ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है जिसको हम बोलते हैं HNO3, ठीक है। उसके अलावा अगर SO2 की बात करें तो ये ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट करेगा, SO3 बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर ये वाटर से रिएक्ट करके ये बनाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए हानिकारक है, ठीक है, उनके लिए हार्मफुल है। उसके अलावा अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल में भी यही चीज हो रही है, ताजमहल पे ये सारी चीजें गिरती हैं, ये HNO3 और H2SO4, जिसकी वजह से उसका कलर खराब हो जा रहा है। तो कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल होगी, नाइट्रोजन की गैसेज, ठीक है, SO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होगा और सल्फर डाइऑक्साइड, डी एंड ई ऑप्शन, ठीक है, डी एंड ई हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, एंड नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन द प्लांट्स इन स्मॉल अमाउंट। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स के या एनिमल्स के द्वारा बहुत उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, देन कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, देन उसके अलावा हमारा बोरान, ठीक है, बोरान बी है ये हमारे हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वहीं अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, जिनको हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सारे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमारा क्या पूछा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा है, तो पोटेशियम है, बताइए पोटेशियम तो नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा कॉपर होगा, फॉस्फोरस नहीं होगा, ठीक है, सल्फर ये भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम ये भी नहीं, जिंक होगा, आयरन होगा और मैग्नीज, हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो और आप चाहते हो कि ऐसी मैं सीरीज कंटिन्यू रखूं, जितने भी PYQs आए हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये सब नो करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।